and the mass of the trolley is equal to 40 kilogram. This is mass of the trolley. Initially the trolley is at rest. Initially trolley is at rest. Yes, sir. ट्रॉली इनिशियली रेस्ट में है, तो मैन, ये ए कह लो, इसको बी कह लो, मैन ए जंप्स ऑफ द ट्रॉली, ठीक है, मैन ए जंप हुआ है, बट बी हैज नॉट येट जंप्ड फ्रॉम द ट्रॉली, बी अभी जंप नहीं हुआ, मैन ए जंप किया है ट्रॉली से. आफ्टर द मैन ए हैज जंप्ड ऑफ द ट्रॉली, आफ्टर सम टाइम बी आल्सो जंप्स ऑफ द ट्रॉली, ठीक है. तो अब एक बात समझिए कि मैन ए जंप्ड ऑफ द ट्रॉली इन दिस डायरेक्शन. First he will jump off with a velocity of, let's say, 10 meter per second, and after he has jumped off the trolley, after some time man B jumps off the trolley, ठीक है. ऑब्वियसली बात है, जंप करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि किस डायरेक्शन में जंप करेगा, तो इधर ही जंप करेगा. तो वन बाय वन दोनों जंप कर रहे हैं. पहले तो ये जंप हुआ, उसके कुछ देर के बाद ये होगा. एंड इनिशियली ट्रॉली, इनिशियली होल सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली. तो आपका क्वेश्चन ये कि आफ्टर बोथ हैव जंप्ड ऑफ द ट्रॉली, बोथ द मैन हैज जंप्ड ऑफ द ट्रॉली, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, ठीक है. आफ्टर दे जंप ऑफ द ट्रॉली, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर बोथ हैज जंप्ड ऑफ, ठीक है. तो ये क्वेश्चन मिलके करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो आप ट्राई करेंगे, ठीक है, प्योरली आप करेंगे. पहले इस क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करते हैं. देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 3 सिचुएशन है सर. एक तो वो सिचुएशन है when the whole system is at rest, when no one has jumped off. तो initially this whole system is at rest, तो initial momentum 0 है. Yes, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद when man A jumps off, ठीक है, तो मैन ए जंप करेगा. तो पहले सिचुएशन हम इनिशियल सिचुएशन और मैन ए जंप करेगा, तो दैट विल बी द फाइनल सिचुएशन फॉर मी, ठीक है. पहले 2 सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि मैन ए जंप कर गया, 10 मीटर पर सेकंड से, मैन ए जंप कर गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. तो अब हमारी सिचुएशन क्या है, दिस ट्रॉली इज देयर. तो जैसे ही मैन ए जंप करेगा, ट्रॉली विल, आई थिंक, विल गो बैकवर्ड्स. डोंट यू थिंक सो? मैन की वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं मैंने बोला कि किसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है, वो मैंने नहीं बोला. इसका क्या मतलब हुआ ध्रुव, कि किसके रिस्पेक्ट में आप ये वेलोसिटी? जी, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में लेंगे. ऑफ कोर्स ट्रॉली के रिस्पेक्ट में लेंगे. एक मिनट रुक जाओ, फिर से मैंने नेटवर्क कनेक्शन चेंज नहीं किया है, तो बाद में इशू आए, तो उससे पहले जरा 1 मिनट का टाइम देना ध्रुव भाई. यस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड. अरे नहीं. चलिए सर, आवाज जा रही होगी शायद. तो मैन ए जंप करेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वेलोसिटी हमें ट्रॉली के रिस्पेक्ट में लेनी है, वो भी वो स्टेट ऑफ ट्रॉली जो मैन के जंप करने के बाद है. तो ये देखो, आप ये कह सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम इज 0 व्हेन मैन इज जंप्ड ऑफ द ट्रॉली. इधर वाली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को मान लो मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, इस वाली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, तो ऑब्वियसली बात है इस वाली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव लूंगा. तो यहाँ पर मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, देखो, 0 इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द मैन. मोमेंटम ऑफ द मैन जो जंप हुआ है उसका मास था 60, मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? यस सर. 1 मिनट. 60 10 माइनस v. यस सर, वो आपने डायरेक्शन माइनस में लिया जी. ऐसे तो ऐड होता है, बट दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो प्लस ऑफ माइनस विल बिकम माइनस. ओके सर. नहीं समझे? जैसे देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द, अगर मान लो कि ये बात याद रखना, क्योंकि मैंने रिलेटिव वेलोसिटी आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि आपने बोला नहीं है ना. तो ये मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, और इस पे ये जो मैन है दैट इज गोइंग विद अ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक. तो याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिखने का तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट यस टू सर, द वो ग्राउंड, ऐड हो जाएंगे, है ना. यस. तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना. तो वही करा हमने. उसके बाद अब हम मोमेंटम किसका लिखेंगे, मोमेंटम ये जो बचा हुआ पोर्शन है, तो बचे हुए में कौन है, ट्रॉली प्लस दिस मैन.
और इन दोनों का मास अगर आप लिखोगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी, तो माइनस ऑफ v, क्योंकि द लेफ्ट साइड इज टेकन एज नेगेटिव, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर भी एक माइनस आएगा। एम आई राइट? यस सर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं ध्रुव, इसको यहाँ के बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन द मैन हैज जंप्ड ऑफ द ट्रॉली, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। तो ये हो जाएगा सर आपका 600, ठीक है, माइनस ऑफ 60v इज इक्वल टू 90v, तो इसको इधर ले आइएगा, तो 600 इज इक्वल टू 150v, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी 12 5 60 3 15 4 4 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट? देख लेना, सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना। नहीं सर, तो सही ये है तो हो गया। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे वाला पार्ट मैं सॉल्व कर सकूं। सर, नोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। कर लिया सर मैंने। वेरी गुड। अब इसी में अगर मैं नेक्स्ट पोर्शन पे आता हूं, अब ये सारा तामझाम हो गया, ये जंप कर चुका है, इसकी कहानी खत्म हो गई है। अच्छा, अब मतलब अब दूसरे केस में रेस्ट में नहीं होगा ना हाँ ट्रॉली? हाँ, अब दूसरे के जंप करने के लिए कहानी को समझना कि नाउ दिस, ये फॉरगेट अबाउट दिस सिस्टम जो पहले रेस्ट में था। अब जो है दूसरे वाले पार्ट में, दिस इज माय इनिशियल सिचुएशन, दिस इज माय इनिशियल सिचुएशन, समझे ध्रुव? यस सर। अब ये जब इनिशियल सिचुएशन है, तो देखो एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं, आपको ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने जो पहले डायरेक्शन नेगेटिव ली थी अभी भी उसको नेगेटिव ही लें, या आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो उसको पॉजिटिव ले लें, यू डोंट नीड टू टेक इट एज नेगेटिव। समझना इस बात को, ठीक है? वो यस आप पे सर। डिपेंड करता है ना। बट यस, अगर आपने एक क्वेश्चन का एक पोर्शन शुरू करा है और उसमें एक स्टेप में नेगेटिव माना है, तो वो पोर्शन में थ्रू आउट द स्टेप आप नेगेटिव ही मानिए। हाँ, दूसरे पार्ट को पहले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं नेगेटिव मान लूं या पॉजिटिव मान लूं, ये मेरी मर्जी है। चलिए चलिए, अब देखिए अब हुआ क्या कि इनिशियल, इस केस का अब इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लिखूं, इसको इनिशियल डैश कह देता हूं ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। तो इनिशियल मोमेंटम डैश अगर मैं लिखूंगा, तो मैन एंड दिस ट्रॉली इज मूविंग ऑलरेडी विद सम वेलोसिटी, तो ये 90 मल्टीप्लाइड बाय आपने वेलोसिटी निकाला है 4, और इसी डायरेक्शन को अगर मान लो फॉर सेक कि मैं इसी डायरेक्शन को नेगेटिव ही मानता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 90, तो माइनस ऑफ 360। ठीक है, अब क्या होगा? अब फाइनल सिचुएशन क्या होगी कि ट्रॉली चल रहा था, चल रही है ट्रॉली, तो ये मैन हैज जंप्ड ऑफ। ठीक है, और जैसे ही मैन जंप करेगा, ट्रॉली की वेलोसिटी उसी इंस्टेंट पे चेंज होगी, इस बात को याद यस। रखिएगा। ठीक है, अब ट्रॉली या तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रह सकती है विद अ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी लेस देन दैट ऑफ इट्स इनिशियल वन, या अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है, वो हमें नहीं पता unless we solve the question, right? तो हम मान लेते हैं कि लेट्स से कि ट्रॉली इसी डायरेक्शन में चलती रही विथ लेट्स से डिफरेंट वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज v डैश। तो आप फाइनल मोमेंटम आप क्या लिखेंगे? क्योंकि अभी भी उसी डायरेक्शन में आपने माना है, तो फाइनल को भी सब नेगेटिव लीजिएगा आप। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर? देखिए, वेलोसिटी ऑफ दिस मैन, मास ऑफ दिस मैन इज 50, ठीक है, इनटू वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में आपने दोनों को नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे? ये 10 प्लस ऑफ v डैश माइनस साइन। डिड यू अंडरस्टैंड? देख लो इसको, क्योंकि आपको मैन की वेलोसिटी लेनी है आफ्टर दिस जंप। तो सर, जब मैन कूद रहा है तो वो लेफ्ट साइड कूद रहा है, तो उसकी बिल्कुल, वेलोसिटी इसी साइड मानूंगा जिस साइड मैंने अभी ट्रॉली की है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, समझ गया। या तो आप यहाँ पे दोनों को माइनस लीजिए, या दोनों को प्लस लेके उसके साथ माइनस लगा दीजिए। यस सर, समझ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो दोनों ऐड ही होंगे। यस सर। उसके बाद ट्रॉली के लिए आप क्या लिखेंगे? तो ट्रॉली के लिए आप कहाँ गया? ट्रॉली 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 का मास कितना है? 40, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ 40 v डैश। सर, समझे? 10 तो उस पर पहले से भी तो है ट्रॉली पे, मतलब 4। नहीं, वो कहानी तो यहाँ यूज हो गई। अच्छा। द मोमेंट मैन इज जम्प्ड ऑफ, उसी इंस्टेंट पे ट्रॉली की वेलोसिटी चेंज हो गई। समझे? नहीं अच्छा, समझे? एक मतलब जंप करने से पहले जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल मोमेंटम देगा, और एक जंप करने के बाद जो वेलोसिटी ट्रॉली की कंसीडर करेंगे वो आप v डैश कंसीडर करेंगे, दैट विल बी ऑल न्यू वेलोसिटी। ओके सर। क्लियर? यस सर।
ठीक है, तो इसको आप इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। मैं Yes, कर sir. नहीं रहा हूँ, ये कर सकते हैं ना। एक ऐसा क्वेश्चन आप कर लो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। एक और ऐसा क्वेश्चन मैं फ्रेम कर देता हूँ जो आप सॉल्व करेंगे अभी। इसको इरेज कर दूं? Yes, sir. ठीक है। ये ए, ये बी, ये 50 किलो, ये 80 किलो। The whole system is moving with 10 मीटर पर सेकेंड। इस बात को याद रखना। The whole system is going already with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। Then A decided to jump off, ठीक है, in the direction of motion। पहले ये पूरा सिस्टम रेस्ट में नहीं है, पहले पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। ठीक है ध्रुव भाई। Then Yes, sir. A decided to jump off and A decided to jump with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब आपको पता है, ठीक है, कि वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में लेना है। उसके जंप करने के थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, आप चाहो तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट अपने लिए लिख सकते हो ताकि आपको रिवाइज करने में इशू ना आए। उसके जंप करने के थोड़ी देर के बाद बी जंप करता है। दोनों एक साथ जंप नहीं कर रहे हैं, वन बाय वन जंप कर रहे हैं। बी ऑल्सो जंप्स विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि आफ्टर बोथ हैज जंप्ड ऑफ द ट्रॉली व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। आप चाहो तो इसका स्टेटमेंट अपने लिए लिख लो कि initially A jumps off with velocity of 20 meter per second, then after some time B also jumps off with the same velocity. Find the final velocity of the trolley when both has jumped off the trolley. करिए। Okay, sir. एक minute. सर ट्रॉली का मास कितना 40? ट्रॉली का मास कितना लोगे? 40 लो, 30 ले लो। ओके सर। और एक चीज ध्रुव, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन ना बहुत सीरियसली मतलब प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये चीज ऐसी है कि कहीं भी मतलब यूज होगी और इस पे सवाल बहुत बनते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर आपको आता है तो ही आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लगा पाओगे। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इसलिए प्लीज इसको अच्छे से करना। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, है ना। और जहां कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करो, इसीलिए मैं बैठा हूं।
सर हाँ जी ध्रुव। सर जैसे कि अभी इसकी पहले इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, अब जब मैं नई वेलोसिटी निकाल रहा हूँ उसकी कोई वी डैश मतलब जो वी आएगी हम्म पहले हम्म केस में, जब हम्म ये राइट वाला मैन कूदा है, हम्म तो फिर जब मैं इसका फाइनल मोमेंटम लिखूंगा तो मैं ट्रॉली के हम्म मास से जो वेलोसिटी मल्टीप्लाई करूंगा वो सिर्फ नई वेलोसिटी होगी या फिर वो 10 माइनस वेलोसिटी होगी? सिर्फ नई वेलोसिटी होगी नहीं, ना? सिर्फ नई वेलोसिटी, सिर्फ नई वेलोसिटी, बिकॉज ट्रॉली की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैन की वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, बट ट्रॉली तो ग्राउंड पे चल रहा है ना। देखो हम्म ये स्पेशली मेंशन कर देता हूं मैं कि द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ट्रॉली की जो बी वेलोसिटी आएगी वो ऑलरेडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उसमें रिलेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, और जो मैन की आएगी उसमें उसमें मतलब रिलेटिव लगाना पड़ेगा, उसमें लगाना पड़ेगा। चलो मैं एक और कराता हूँ, अभी रुक जाओ 1 मिनट। देखो ध्रुव एक बात समझो, ट्रॉली हम्म की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? अच्छा एक काम करो, छोड़ो, अभी हम ना इसको ऐसे नहीं लेते, हम इसको ऐसे लेते हैं। इसको ना तुम 3 पार्ट में सॉल्व करो, फॉरगेट अबाउट दिस। ठीक है, आप पहली बात ऐसे इमेजिन करके सॉल्व करो कि मैं आपसे कहता हूं कि टेक, पहला पार्ट, डायरेक्ट उस पे जंप नहीं करते, टेक ऑल द वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप कर सकते हो, हम्म पहले इस पार्ट पे करते हैं ना। बताइए, आप सिखाइएगा मुझे, टेक ऑल द वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वन बाय वन जंप करा रहे हैं, ऑल द वेलोसिटीज हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हम्म तब भी मेथड सॉल्व करने का वही रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी के साथ हम्म हमें कोई भी रिलेटिव लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑल द वेलोसिटीज आर ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब सिचुएशन समझ, हम्म पहला केस, जब पहला बंदा जंप होगा, ठीक है, तो ये हम्म जंप हो गया 20 मीटर पर सेकंड से, और इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो हम्म उस इंस्टेंट पे बी तो ऑलरेडी ट्रॉली पे ही है, ही हैज हम्म नॉट येट जंप्ड। ठीक है, हम्म गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हम्म इसके जंप करने से पहले ये सब एक ही थे, हम्म है ना, एक बॉडी की तरह सब चल रहे थे विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। हम्म ये जंप कर गया, ठीक है, हम्म तो अब ये मैन 80 किलो वाला और ये जो ट्रॉली है 30 किलो की, ये दोनों साथ में चलेंगे, और ये हम्म वाला जंप कर चुका है 50 किलोग्राम से। तो अब हम्म जब ये दोनों साथ में चलेंगे तो ये दोनों साथ में कुछ वेलोसिटी से चलेंगे, हम्म तो वो वेलोसिटी कितनी होगी? क्लियर? तो मैंने अभी आपसे बताया था कि ट्रॉली सेम जिस डायरेक्शन में पहले जा रही थी उसी डायरेक्शन में भी जा सकती है, या ऑपोजिट भी जा सकती है, वो हमें नहीं पता। तो हम्म चलो हम मान लेते हैं कि इस मैन के जंप करने पर ट्रॉली की फाइनल वेलोसिटी भी हो गई, उसी हम्म इंस्टेंट पे चेंज होगी, ऐसा नहीं कि बहुत देर बाद होगी। हम्म ठीक है, तो अभी आप केस क्या लेंगे, पहले जब पूरा सब एक साथ थे, और उसके बाद जब पहले वाले ने बगावत कर दिया। ठीक हम्म है, तो आप क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम कब का, जब साथ में थे सब और सब 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, अभी कोई जंप नहीं हुआ था। हम्म तो इनिशियल मोमेंटम आप लिखेंगे 50 प्लस 80, कितना हो गया, 130, 160, ठीक है, वन मल्टीप्लाइड बाई 10। हम्म ठीक है, यस सर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में क्या है, 50 इंटू 20, क्योंकि ये 20 से जंप कर गया, हम्म और वेलोसिटी मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हम्म क्लियर है? यस सर प्लस, और ये दोनों तो साथ में अभी भी चल रहे हैं, हम्म तो 110 मल्टीप्लाइड बाई वी। अग्रीड? देख लो, यस सर जीरो कैंसल्स आउट फ्रॉम एवरीवेयर, हम्म तो ये कितना हो गया, 160 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 11v, है ना? प्लस प्लस 11 सॉरी, प्लस 11v, तो ये आ गया सर आपका 60, तो v की वैल्यू आ गई 60 बाई 11 मीटर पर सेकंड, और पॉजिटिव आ रही है। हम्म क्या मतलब हुआ इसका, कि जो मैंने माना है
उसी उसी में जा डायरेक्शन रही। में फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, मूविंग ऑन। अब इसमें से देखो, सारी कहानी चल रही थी मस्त अपना, ये ट्रॉली इस डायरेक्शन में मस्त अपना चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। तभी पता नहीं इसके मन में क्या बात आई, ये पूरा सिस्टम चल रहा था ना, मस्त अपना चल रहा था, और पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा था विद वेलोसिटी, वो आपने देख लिया 60/11 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा था। तभी पता नहीं इसके मन में क्या सूझी, ये भी जंप कर गया, ये भी बागी हो गया, बगावत कर गया। तो ये बगावत कर गया भाई, तो ऐसे कितने वेलोसिटी से ये भी कूदा, 20 मीटर पर सेकंड। जैसे ही ये कूदेगा, फिर से उसी इंस्टेंट पे क्या होगा, ट्रॉली की वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, और ट्रॉली जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसी डायरेक्शन में भी चल सकती है, या उसके ऑपोजिट भी हो सकती है, तो मैं मान लेता हूं कि चलो उसी डायरेक्शन में चलती रही। तो अब इनिशियल सिचुएशन कौन हुआ, ये, और फाइनल सिचुएशन कौन हुआ, ये नहीं आया। पक्की बात, बहुत बढ़िया। तो अभी आप क्या लिखेंगे, 80 प्लस ऑफ 30 110 मल्टीप्लाइड बाय 60/11, ये मामला चल रहा था, तब ये जंप कर गया, तो आप लिखेंगे 80 मल्टीप्लाइड बाय 20 विथ अ नेगेटिव साइन, क्योंकि मैंने राइट वाले को पॉजिटिव माना है, तभी तो पहले केस में भी पॉजिटिव लिया उसको, तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव मानेंगे, प्लस ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाय वी डैश। सही, समझ गया। ठीक है, तो ये वाला टर्म अगर आप सॉल्व करेंगे, फिर से 0 1 0 1 0 कैंसल्स आउट, ये 11, तो ये 10 हो जाएगा ना शायद, तो 60 प्लस ऑफ 160 इज इक्वल टू 3 वी डैश, तो वी डैश की वैल्यू हो गई 220 डिवाइडेड बाय 3। सही, अब जितना भी आ जाए सॉल्व करके। समझे मेथड? यस सर। पिछले वाले स्लाइड पे जाऊं? यस सर। नोट, चलो अब इसको नोट करो अच्छे से। अब इसका मैं दूसरा फॉर्मेट बना देता हूँ, इसी में दूसरी बात पूछ लेता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा दूसरी बात मैं क्या पूछूंगा। दूसरी बात ये कि ये दोनों वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको मानना है अब, ठीक है, बट ट्रॉली का जंप करने से पहले वाले स्टेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। कर लिया सर। दूसरे स्लाइड को भी नोट कर लीजिए, कर लिया और सर, उसके बाद वेरी गुड। तो अब फिर से इसी क्वेश्चन को ट्राई करिए बाय कंसीडरिंग द वेलोसिटीज। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, बट ट्रॉली का कौन सा स्टेट जो मैन के जंप करने से पहले, मतलब वेलोसिटी कौन सी लेनी है ट्रॉली की, मैन के जंप करने से पहले वाली जो वेलोसिटी है वो लेनी है। कोशिश करो, नहीं होगा मैं बताऊंगा।
चलो मुझे पहली क्वेश्चन बताओ, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा पूरा सॉल्व करोगे तो। यस सर। पहली क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या करा आपने? सर इनिशियली तो 160 into 10 ले लिया, 10 वेरी मीटर पर गुड। सेकंड से चल रही थी। इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 110, जब वो 50 kg वाला कूद गया उतना मास इनटू वी डैश, जो इसकी नई वेलोसिटी आई। 110 मल्टीप्लाइड बाई वी कर देता हूँ, वी हाँ डैश। वी हाँ ठीक है, कोई नहीं, वी डैश जो भी है। हाँ उसके बाद प्लस इस मैन का जो कूदा है उसका क्या लिखा आपने? जो 50 इंटू जो जो मैं आपने कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू, एक मिनट सर आपकी स्टेट स्क्रीन ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। तो सर 30 लिखा है मैंने, मतलब वेरी गुड, एक 10 + 20। हम्म, बिल्कुल सही, क्योंकि उसी डायरेक्शन में ये कूदा है जिस डायरेक्शन में ट्रॉली चल रही है, और यस सर। वेलोसिटी आपको कूदने से पहले वाली ही लेना है। ट्रॉली की वेलोसिटी कूदने से पहले वाली, तो इसलिए 10 + 20 बिल्कुल सही करा आपने। तो यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0 कैंसिल होगा, तो ये 10/11 आ 160 जाएगा वी डैश। 10/11 आ जाएगा। चलो, तो v की वैल्यू आ गई 10/11 मीटर पर सेकंड। पक्का? यस अब सर। ये चल रहा था, सब कुछ तामझाम चल रहा था, तो फिर से आ जाते हैं सेकंड स्लाइड पे। तो ये सब कुछ चल रहा था, ये ट्रॉली 10/11 मीटर पर सेकंड से चल रही थी व्हेन दिस सेकंड मैन डिसाइड्स टू जंप ऑफ। तो 10/11 मीटर पर सेकंड, ये मैन इसी पे था तब तक। उसके बाद इसने डिसाइड किया जंप करने का, एंड ही जंप्ड ऑफ ऑब्वियसली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रॉली। हम्म। ठीक है, ये ऐसे, एंड ही ऑल्सो जम्प्ड ऑफ विद 20 मीटर पर सेकंड। इस मैन का मास कितना है? 80। यस सर। 80 kg। अब क्या लिखेंगे? तो अब देखिए, बिकॉज देयर आर 110 टू, into 10/11 जो इनिशियल है। और मान लो कि इसके जंप करने के बाद द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आई एम टेकिंग एज वी डैश, और तुमने अगर पहला वाला वेलोसिटी वी डैश लिया था, तो दूसरा वाले को वी डबल डैश नाम दे हाँ दो, कुछ मैंने भी वो कर वी लो, है डबल ना? डैश ही ले लिया। हाँ चलो ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लिखेंगे 30, तो 80 प्लस ऑफ 30 दैट इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाइड बाय 10/11। करेक्ट है? यस सर। इज इक्वल टू इज इक्वल टू, जो 30 इंटू जो नई आएगी वी डबल डैश, उसके बाद और इसकी सर ट्रॉली 10/11 इसमें पॉजिटिव में चल रही है और ये नेगेटिव है, तो इसको माइनस कर देंगे इससे, 10/11 माइनस 20। तो ये पॉजिटिव में चल रही है और ये नेगेटिव में, तो आपने इसका मास ऑफ द मैन लिखा होगा 80। हम्म। ठीक है, और वेलोसिटी जंप करने से पहले ट्रॉली की जो थी वो 10/11 थी, राइट की तरफ, है ना? तो यस सर। मास वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली प्लस ऑफ 10/11। यस सर, 10/11 माइनस 20 की। ठीक है, हम्म। तो अब इसको बस यही करा ना, तो इसको इक्वेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यस सर। सेकंड केस इज क्लियर नाउ? यस सर। चलो, अब मुझे आप ही बताओगे। थर्ड केस पे आते हैं। आप समझ गए होगे आप थर्ड केस मैंने क्या किया है? यस सर। बताओ। अब मेरे को विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बतानी है ना, मतलब हाँ, जो कूदने हाँ, के बाद मतलब वाली वेलोसिटी है उसके कूदने रिस्पेक्ट। के बाद वाली वेलोसिटी, तो चलो लिखते हैं। हम्म। लेफ्ट साइड तो पहला केस 160 into 10 ही रहा। अब राइट साइड की इक्वेशन क्या लिखें? सर 110 वेरी गुड, 110 इंटू इसकी जो कूदने के बाद मतलब v मान लो वेलोसिटी उसी बहुत बढ़िया, डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। और फिर सर अभी ना प्लस ही लिख लो, मैं वेलोसिटी में माइनस बता दूंगा अगर कहीं आ रहा हो तो ठीक है, प्लस। प्लस इनटू मैन के केस में मास ऑफ द मैन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो मैन की वेलोसिटी क्या लिखोगे? सिर्फ 20, या 20 + 10, या 20 + v? सर उसी डायरेक्शन में माना है मैंने कि वो हाँ, आगे ही जा मैंने भी रही है उसी तो। डायरेक्शन में माना है। हाँ तो v + 20 हो जाना चाहिए ना। बिल्कुल सही, हो जाना क्या चाहिए, हो गया। हम्म। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल। तो यहां से देखते हैं कैलकुलेट करके कितना है। 160 इज इक्वल टू 11v प्लस ऑफ 100 प्लस ऑफ 5v। करेक्ट है सर? तो हम्म। यहां से यहां चले आओ तो सर 60 और ये 16v। आई होप मैं सही कर रहा हूं। तो v इज इक्वल टू 60/16। इसका मतलब कितना हो गया? 60/16, तो 15 और 4 15/4 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है? पहली बार के जंप के बाद देख लो अच्छे से। यस सर। पक्का है? ये 60 हो गया, हाँ जी सर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस।
ठीक है, अब पूरा सिस्टम चल रहा था फिर से, अब आपको पता है 15/4 से चल रहा था, 15/4 मीटर पर सेकंड से, और ये बंदा जंप कर गया। कौन सा बंदा? 80 किलो वाला बंदा कितनी वेलोसिटी से जंप करेगा? 20 given है। 80 की जो सॉरी 80 केजी 20 का मीटर। बंदा 20 मीटर पर सेकंड से, क्या ये वी डैश होगा या नहीं होगा? ये सर नई वेलोसिटी आएगी। वेरी गुड। अब चलो फिर से लिखें। अब इनिशियल सिचुएशन ये है कि 110 80, into बहुत बढ़िया, 80 और ये तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 15/4। 15/4। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, तो पहले ट्रॉली के लिए लिख लो, ट्रॉली का मास 30, और इस 30 डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और उस डायरेक्शन को हम V नेगेटिव dash, लेंगे, तो 30 V 30 dash वी डैश, बहुत बढ़िया, प्लस। अब plus आते हैं 8 मैन के केस में, तो मैन के केस में 80, V dash आगे minus बोलो, 20। -20 प्लस ऑफ वी डैश, हाँ क्योंकि V हमने dash किसको minus 20। पॉजिटिव माना है? राइट वाले को, और लेफ्ट वाले को नेगेटिव। बस हो गया खत्म, कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं सर समझ गया। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा तो आगे बढ़ जाते हैं। यस सर। ठीक है, अब देखो इसी में, इसी वैरायटी में, यही ट्रॉली प्रॉब्लम्स की वैरायटी, इसी ट्रॉली प्रॉब्लम्स की वैरायटी में एक और चीज, एक और तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गन प्रॉब्लम, गन एंड बुलेट। ठीक है, इसमें भी एक वैरायटी बनाई जा सकती है, और देखो कैसे। इसमें वैरायटी आप समझना कि गन और बुलेट प्रॉब्लम मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको ट्रॉली प्रॉब्लम पता है तो वही सेम वैरायटी है ये, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं इस पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि और भी कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊं। ठीक है, तो ये तो गन वाला प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम टू सेम एज ट्रॉली, और ऐसा क्वेश्चन आपको एससी वर्मा में मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एससी वर्मा का, एक वैगन पे वो गन माउंटेड है और उससे बुलेट फायर हो रही है, हर बुलेट का मास एम है, ऐसा करके क्वेश्चन होगा, देख लेना। तो गन के केस में याद रखो मजल वेलोसिटी, आपसे कह सकते हैं क्वेश्चन में मजल वेलोसिटी ऑफ गन, तो मजल वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब याद रखना, मजल वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन सर गन तो यूजुअली आफ्टर, हम स्टेशनरी रखते हैं ना। बताऊंगा ना कि कैसे गन कैसे चलेगा आफ्टर फायरिंग। अच्छा ठीक है, रिकॉइल की वजह से पीछे होगा। मजल वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द गन आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी विथ रिस्पेक्ट टू द गन, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स मजल वेलोसिटी। ठीक है सर, तो अब समझते हैं मजल वेलोसिटी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अरे भाई अब देखो, सबसे पहली बात ये कि मान लीजिए कि गन वैसे तो स्टेशनरी है, बट अगर मान लो कि गन को आपने किसी कार के अंदर रख दिया है जो खुद ही चल रही है, ऐसा इमेजिन करो, तो इसका मतलब है कि गन की इनिशियल वेलोसिटी तो उस केस में आप मानेंगे ना। मान हाँ लीजिए फिर इसका बुलेट का मास m है और गन का मास कैपिटल M है, ठीक है, और मान लीजिए ये पूरा सिस्टम कुछ v1 रफ्तार से चल रहा था, इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v1। ठीक है, और यहां से हमने बुलेट फायर कर दिया, तो अगर हमने बुलेट फायर कर दिया, तो बुलेट फायर कर देंगे तो क्या होगा सर? तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम करेंगे। बट अगर हमसे कहता है कि बुलेट की जो मजल वेलोसिटी है वो गिवन है, मान लो कि आपसे क्वेश्चन में बोला है कि मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, इज वी नॉट, मान लो। तो अब इस केस में आपसे कहेगा कि फाइंड फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है ना, क्योंकि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का वो इक्वेशंस यूज होती हैं। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, तो अब कैसे करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना, ये वही ट्रॉली प्रॉब्लम्स है कि m भाई पहली plus बात तो ये small पूरा, m हाँ बहुत v1। बढ़िया साहब, m प्लस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई v1, बिल्कुल सही बात। उसके बाद जब ये फायरिंग हो गई, तो फायरिंग हो गई तो आपको मालूम है कि गन आफ्टर फायरिंग इट रिक्वायर्स, ये तो हम बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो ये गन की जो वेलोसिटी होगी, मान लो ये पीछे होगी, लेट दैट बी v इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हम गन के लिए माइनस ऑफ mv लिख सकते हैं, ए बेटा, यस सर। प्लस ऑफ मास ऑफ द बुलेट multiplied by the velocity of the bullet with respect to what? With respect to gun or ground? तो obviously with respect to the ground. गिवन किसके रेस्पेक्ट में? वो गन के रेस्पेक्ट में गिवन है वी नॉट। अच्छा वी नॉट किसके रेस्पेक्ट में गिवन है? गन। मजल वेलोसिटी बोल दिया ना उसने, मजल वेलोसिटी वर्ड जैसे ही आ गया, इसका मतलब है गन के रेस्पेक्ट में सर। और गन का अच्छा भी कौन सा स्टेट? फायरिंग के बाद वाला, अच्छा समझे?
यस सर। और फायरिंग, तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हम्म। आई बात समझ में? तो यस यहाँ सर। पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ बुलेट देखें विद रिस्पेक्ट टू द गन तो दैट इज वी नॉट, जिसको मजल वेलोसिटी का नाम दिया गया है, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, बट गन की कौन सी वेलोसिटी, बिफोर फायरिंग या आफ्टर फायरिंग? आफ्टर आफ्टर फायरिंग। फायरिंग, क्योंकि मजल वेलोसिटी टर्म दिया है, और आफ्टर फायरिंग गन इज रिकॉइलिंग तो माइनस ऑफ वी लिख सकते हैं। माइनस वी। खत्म। यस सर। ये करना होता है, ये करना होता है, करते रहो फायर और इक्वेशन लिखते रहो ऐसे। अब समझ में आ गया मजल वेलोसिटी का क्या मतलब है? तो अगर क्वेश्चन में मजल वेलोसिटी का टर्म दे दे, गन वन दे दे, तो ऐसा कर सकते हो आप। यस सर। हमेशा याद रखिएगा कि मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट का बेसिक मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन आफ्टर फायरिंग, नॉट बिफोर फायरिंग बट आफ्टर फायरिंग। यस सर। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस पे यस क्वेश्चन सर, नहीं कर करा रहा हूँ लेंगे। बिकॉज है ना, बिकॉज ये बिल्कुल सिमिलर है टू दैट ऑफ द ट्रॉली प्रॉब्लम्स, बस ट्रॉली इज रिप्लेस्ड बाय सर मैं खुद कर लूंगा। गन। खुद कर हाँ लूंगा सर। निष्कर्ष सर भेजेंगे ना मेरे को, वो भी कर लूंगा। हाँ, अगर इस फॉर्म के क्वेश्चन, इस फॉर्म के अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो आप एससी वर्मा में आपको इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, वो रेल रोड करके वैसा रेल क्या क्वेश्चन है, 50 के बाद होगा शायद वो क्वेश्चन, देख लेना, वो करना। हाँ सर, मैं देख लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे, अब मैं ऐसे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करूंगा जिसमें मोमेंटम के कंजर्वेशन के साथ साथ अब एनर्जी का भी कंजर्वेशन मार्केट में आएगा। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए मोमेंटम का कंजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो मोमेंटम का कंजर्वेशन सिर्फ मोमेंटम के कंजर्वेशन ही तक लिमिटेड नहीं होगा, उसमें हम्म। एनर्जी का कंजर्वेशन भी इन्वॉल्व कर देंगे, तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। चलिए, अब नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन देखिए, ये वेज ब्लॉक सिस्टम, जिसमें मैं एनर्जी का कंजर्वेशन भी साथ साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। अब ये मान लीजिए कोई वेज है, वेज का मतलब कोई बिहेवियर ब्लॉक होता है बेसिकली। ये अगर मान लीजिए कि कोई वेज है इस प्रकार से, है ना, ऐसा कोई एक वेज है, और ये वेज इनिशियली रेस्ट में है, और एक बात याद रखिएगा कि ऑल द सर्फेसेस दैट आई एम टेकिंग इज फ्रिक्शनलेस, बिकॉज द मोमेंट यू विल टेक द फ्रिक्शनल सर्फेसेस द मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड, फिर तो इंपल्स वगैरह लगेगा, वो हम आगे इसी में एक्सटर्नल पढ़ेंगे, फोर्स आ इसीलिए जाएगी, हाँ। हाँ, तो इसमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं वो तो हम इसी में पढ़ेंगे, और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो देखो, आपसे बोला गया कि ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक यहाँ से रिलीज किया हमने, दिस ब्लॉक हैज बीन रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पर ये 10 मीटर, इसकी जो ये वाली विड्थ है ना, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये 4 किलोग्राम का, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ठीक है। आपसे बोला कि जब सारे सर्फेसेस फ्रिक्शनलेस है, मैंने यहाँ से ब्लॉक को रिलीज कर दिया, जब ब्लॉक विल बी अबाउट टू लीव दिस वेज, ऑब्वियस बात है, ब्लॉक ऐसे जाके ऐसे आएगा, अच्छा, इसकी वेलोसिटी या पूछेंगे ना। हाँ, व्हेन ब्लॉक इज अबाउट टू फॉल फ्रॉम अच्छा, एम वेज, जी एच इज इक्वल टू हाफ एम जी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बिट्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम उसकी, और वेलोसिटी जीरो है ऊपर। मैं बताता हूँ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज एंड ब्लॉक, ठीक है। हम्म। अब मेरी बात समझिएगा, पहले तो इसमें कई सारी बातें मैं आपको समझाऊं। यहाँ पर अगर आप ईमानदारी से देखें तो देयर आर 2 अननोन वैल्यूज दैट वी हैव टू डील विद। हम्म। मेरी बात समझो कि जब ये फाइनल सिचुएशन में दोबारा फिर से एक बार बना के बताऊंगा, ये जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो देखिए, ये वेज भी चलेगा और ये ब्लॉक भी चलेगा। क्यों चलेगा समझ रहे हो? मैं लॉजिक यस से सर। भी समझा सकता हूँ, मैथमेटिक्स से भी समझा सकता हूँ। लॉजिक ये कहती है कि साहब, अगर इनिशियल मोमेंटम जब ये ब्लॉक यहां से आपने रिलीज किया तो वेज भी रेस्ट में था, ब्लॉक भी रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है सिस्टम का। बोलो हाँ कि ना। तो यस सर। सब जब ब्लॉक यहां से चला, ऑब्वियसली बात है, छोड़ दोगे तो चलेगा, तो इसमें मोमेंटम आ गया, तो वेज वेज का मोमेंटम और ये मोमेंटम का सम अभी भी जीरो होना चाहिए। अगर वेज में मोमेंटम नहीं आया, सिर्फ ब्लॉक में मोमेंटम आया, तो पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम विल बी नॉन जीरो, जबकि वो जीरो होना चाहिए। हम्म। समझ गए? बट किस डायरेक्शन में? नॉट इन ऑल द डायरेक्शन, ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो सकता, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसका नाम mg है। हम्म।
है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम की वैल्यू अभी भी जीरो होनी चाहिए। उसके लिए अगर ये चला है, इसकी वेलोसिटी है, तो इसमें भी उतनी वेलोसिटी, मतलब इसमें भी वेलोसिटी हो ताकि प्रोडक्ट इक्वल हो पाए। और एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, तभी तो दोनों का रिजल्ट जीरो हो पाएगा। समझे लॉजिक क्या है? तो इसलिए वेज तो चलेगा साहब। और अगर मान लो कि कोई कह रहे कि मतलब अगर फ्रिक्शन आ जाए सरफेस पे, वेज नहीं चले, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है सर, हम्म है ना। तो अगर आपसे कहता है कि सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, उसका ये मतलब ही होता है कि आपको मोमेंटम को कंजर्व करना, और कोई दूसरा मतलब नहीं है। अब चलिए, यस सर। दूसरी बात मैंने आपको बता दी है कि मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी। ठीक है। अब बच्चा मुझसे ये भी कहता है कि सर इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा, क्योंकि ब्लॉक और वेज कांटेक्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल होगा, बट नॉर्मल रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन हम इन दोनों के बीच के फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, जो इंटरनल की तरह ट्रीट कर रहा है, तो उससे मोमेंटम के कंजर्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। नहीं समझे? समझ रहे हो? समझ गया। तो यस अब सर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, पहली बात, इस पूरे प्रोसेस में हमें पता है कि मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व्ड है। तो इस ब्लॉक का मास 1 किलोग्राम है और इसका 4 किलोग्राम है। तो पहली बात तो हम इनिशियल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम इज जीरो। फाइनल मोमेंटम अगर हम लिखेंगे तो ब्लॉक के लिए लिखेंगे 1 into v1 प्लस ऑफ 4 into माइनस ऑफ v2। एम आई राइट? व्हाई आई एम यस यूजिंग सर। 4 ऑफ माइनस ऑफ v2? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट। V2 ठीक है, दूसरे तो v, डायरेक्शन में। हाँ, v1 is equal to 4 v2, दिस आई हैव गॉट वन रिलेशन। बट सर मुझे एक बात पता है कि यहाँ पर अननोन दो हैं, तो मुझे हम्म इक्वेशन भी दो चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाऊं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो अब दूसरी इक्वेशन को बहुत अच्छे से देखना और समझना। ठीक है। अच्छा, बच्चा ऐसे भी कहता है, मेरी बात सुनना, कि बच्चा ऐसे भी कहता है कि सर एक बात तो क्लियर है कि देखो बच्चा, मैं बताता हूँ तुम्हें, गलती मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद उसको सही करूंगा। देख, अगर तेरा तेरा दिमाग चल रहा होता ध्रुव, तो तुम ये कह सकते थे कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जब ये आया, हॉरिजॉन्टल पार्ट पे, तो ब्लॉक की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सोच हम्म के देखो, इमेजिन करो, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये आ रहा था तो ब्लॉक की वेलोसिटी में चेंज आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, बट जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ गया तो कोई चेंज नहीं आएगा। एम आई राइट? यस सर। सोच के देख। तो एक बच्चा जो थोड़ा दिमाग लगाता है, या तुम भी जब समझ जाओगे चीजों को तो तुम भी दिमाग लगाओगे, तो तुम्हें भी ये समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बच्चा ये से पूछता है कि मास्टर ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो हम ये नहीं कर सकते क्या कि मुझे ये हाइट पता है, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी भी पता है ब्लॉक की जीरो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लिख लें। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as वाला। हम्म समझ रहे हो? बोर हो रहे हो? यस सर। यस सर। नहीं नहीं समझ रहा है हूँ। ना। ठीक है। तो वो ये कहता है कि सर ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी वही वेलोसिटी से वो आगे जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है। तो मैं उससे लेकिन सर बताता हूँ कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी ना इस पीरियड में, क्यों क्योंकि क्यों नीचे एक्सेलेरेशन जी लग रही थी, बट द मोमेंट मैं ग्राउंड को हिट करता हूँ उसके बाद जी लगनी तो बंद हो जाएगी ना, वो तो 90 नहीं नहीं, डिग्री पे ऐसा हो नहीं जाएगी होता। मेरे देखो, हॉरिजॉन्टल जी लगनी मोशन। बंद हो गई तो इसका मतलब है जिस वेलोसिटी मैंने गेन कर लिया, उसी वेलोसिटी से तो मैं आगे चलता रहूंगा ना। विल देयर हम्म बी एनी चेंज? उस टाइम एक्सेलेरेशन तो जीरो हो जाएगी ना जब मेरी वी कांस्टेंट हो तो गई। उससे व्हाट हैपेंस? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं सर उस वक्त थोड़ी इक्वेशन हम निकाल रहा हूँ तभी लगा एक्सीलरेट। सकते हैं ना कि पूरा मतलब हम ये जो वी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली जो इक्वेशन हम्म है हम तभी लिखवा सकते हैं ना जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो थ्रू आउट। बट जैसे मैं बिल्कुल। हाइट से अरे नीचे आया तो तब तक तो मेरे पास जी एक्सेलेरेशन थी, बट जब वी यहां से कांस्टेंट मैं हो गई तो एक्सेलेरेशन जीरो हो मेरी गई। बात सुनो। अरे तो उसके बाद तो लगाना ही नहीं है ना, एक्सेलेरेशन जीरो हो गई, इसीलिए तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही यस सर, तभी है। तो नहीं तो लगा सकते ये। नहीं समझे, तो मेरी बात समझे नहीं। हॉरिजॉन्टल पाथ पे तो मुझे लगाना ही नहीं है ना, क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो जो वेलोसिटी यहाँ पर है उसी से तो आगे चलेगा वो। यस सर। तो उसके बाद मुझे लगाने की जरूरत थोड़ी है। मुझे तो यहाँ पर पता करना है ना कि व्हेन इट विल अबाउट टू हिट दिस सरफेस, दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द सरफेस। हाँ हाँ नहीं समझे? समझ तो गया उसमें सर। तो लगा ही सकता हूँ ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। हम्म समझ गए? हाँ जी सर। तो अब मैं बच्चे से कहता हूं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन यहाँ पर जो है ब्लॉक का, वो सिर्फ ग्रेविटी का नहीं है। वो हम्म लगता है तुमको, बट इट इज नॉट ग्रेविटी। समझो क्यों? क्योंकि व्हेन द बॉडी इज कमिंग डाउन, इट इज नॉट ओनली ग्रेविटी विच इज मूविंग इट, mg के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन भी है।
अच्छा। दोनों के बीच में कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, सोच के देखो। व्हेनेवर द टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का इफेक्ट इस पे इतना है कि नॉर्मल रिएक्शन ने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया भाई। वर्टिकली आ रहा था, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली जाने लगा। ऐसे ही तो नहीं चला गया होगा। हाँ। सोचो, उसका इफेक्ट इतना ह्यूज है कि इट हैज चेंज्ड द डायरेक्शन, सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस। हाँ मतलब मैं अगर हवा से गिराता तो सीधा नीचे गिरता, पता सीधा चल रहा नीचे है। गिरता, और उसमें एयर का रेजिस्टेंस आप कुछ कंसीडर नहीं करते, वो सीधा नीचे गिरता, उसके बाद आगे तो नहीं बढ़ता ना। गिर गया खत्म, वही बात खत्म हो गई। यस बट इट सर, इज समझ गोइंग इन द गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन इतना है, उसका इफर्ट इतना है कि उसने डायरेक्शन और पाथ को चेंज कर दिया, उसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इसका मतलब यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट। और उसको नेग्लेक्ट करके आप सिर्फ mg थोड़ी लगा सकते हो या g थोड़ी मान सकते हो एक्सेलरेशन। यस सर, इसीलिए समझ आप यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s नहीं लगाओगे। तो सर क्या फिर क्या उपाय है सर? उपाय बस एक ही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। वो तो लगा ही सकते हैं, है ना? यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाएंगे? और याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्ड जब बोला जाए तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल बॉडी की एनर्जी कंजर्व नहीं होती, सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होती है। यस और सर। सिस्टम क्या है? ब्लॉक एंड वेज। हम्म। सिस्टम क्या है हमारे लिए? ब्लॉक एंड वेज। तो सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होगी। और सिस्टम की एनर्जी क्या है सर? तो सिस्टम की एनर्जी, जब ब्लॉक यहां पर है तो सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, सिस्टम यस की सर। टोटल एनर्जी, है ना? तो वो लिखा जाएगा mgh, दैट इज इक्वल टू 1 into 10 into 10, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब वो फाइनली ब्लॉक इस सरफेस पे आ गया, जब ये अबाउट टू डिटैच, है ना, समझ रहे हो ध्रुव? यस सर। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की तो जीरो हो गई, जीरो बट वो विथ सारी की V1। सारी, है ना, वो सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? तो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक। में कन्वर्ट हो गई। हाफ काइनेटिक mv एनर्जी स्क्वायर। ऑफ नॉट ओनली द ब्लॉक बट ब्लॉक प्लस वेज सिस्टम। तो हाफ इंटू 1 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू 4 इंटू V2 का स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। क्योंकि सिर्फ ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी है, वेज में भी तो आ गई ना। तो 100 इज यस सर। इक्वल टू हाफ इंटू V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू 4 इंटू V2 की जगह आप लिख सकते हो V1/4 का स्क्वायर। अब सॉल्व करके V1 निकल आएगा, चाहे यस जैसा भी सर, निकले, बात खत्म। V1 निकल आया तो V2 निकल आएगा। समझ गया सर। एक इक्वेशन मोमेंटम से और एक इक्वेशन एनर्जी से। बिल्कुल, एनर्जी के कंजर्वेशन से। ये तो खेल है मोमेंटम के कंजर्वेशन का। नोट करिए, एक और ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट। कर लिया सर नोट। बहुत बढ़िया, एक और ऐसा क्वेश्चन कर दो पहले आप, इसका उल्टा फॉर्म, फिर उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट को मैं जोड़ूंगा। बट उससे पहले एक सिंपल वाला क्वेश्चन कर दो, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और इसके साथ ऐड करूंगा, कंबाइन करूंगा। मतलब इतनी बहुत वैरायटीज हैं जिसपे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कोई इंतहा नहीं है, ठीक है। बट ये इम्पॉसिबल काम है कि सारी वैरायटी सिखाई जाए, बट जो जो मेन फॉर्म पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सिखा रहा हूँ, और इसी से अदर वैरायटी भी आप सीख जाएंगे। तो इसीलिए बेस्ट जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कर रहे हैं, बेस्ट वैरायटी मतलब। यस सर। देखो साहब, ये आपसे बोला गया कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट, मतलब पूरा सिस्टम रेस्ट में नहीं है। ये वेज है जिसका मास 4 किलोग्राम है, ये ब्लॉक है जिसका मास मान लीजिए फिर से 1 किलोग्राम है, एंड दिस ब्लॉक इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ब्लॉक की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो एक इसके बाद क्या होगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये ऊपर चढ़ेगा या नहीं? यस सर, चढ़ सकता है। चढ़ सकता है, चढ़ेगा, बिल्कुल चढ़ेगा। तो आपको बताना है कि अप टू व्हाट हाइट दिस ब्लॉक विल राइज ऑन द वेज। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? यस सर। चलो फिर से क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहली बात तो ये है कि सर फिर से कोई देयर इज नो एनी अदर फोर्सेस, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब मोमेंटम तो कंजर्व्ड है। सर मतलब वेज मोमेंटम तो, भी अभी रेस्ट पे ही है ना अगर? हाँ, वेज रेस्ट में, ठीक है। वेज इनिशियली रेस्ट में, वेज इज एट रेस्ट इनिशियली, एट रेस्ट इनिशियली। ठीक है, अब यस मेरा सर। पॉइंट समझो। ये ब्लॉक यहां से चला तो कुछ टाइम के बाद दिस ब्लॉक विल स्टार्ट राइजिंग अप द वेज। यस अब सर। जब ये वेज पे चढ़ना शुरू करेगा ये ब्लॉक, तो ये वेज तो रेस्ट में नहीं रहेगा, वेज भी मूव करेगा।
और किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ब्लॉक वुड बी मूविंग। यस सर। क्यों? मैं रीजन समझाता हूँ कि जब मान लो कि चढ़ के यहाँ पहुंचा है, इस पॉइंट तक पहुंचा है, तो एक बात समझो, ये एच हाइट तक पहुंचा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझो, क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो इसी पे बेस्ड होगा, तो इसलिए समझो। जब ये यहाँ पर है तो यहाँ तक अगर ये पहुंचा, इसका मतलब है कि इसकी यहाँ पर वी वाई 0 हो गई है, तभी तो यहाँ पर रुकेगा, नहीं तो ये और ऊपर जाएगा। बट अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देखें वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी और वेज की सेम है, जो भी होगी सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर सेम नहीं हुई तो ब्लॉक और वेज तो कांटेक्ट ही में नहीं रहेंगे। सोच के देखिए, हाँ आई बात समझ में? अगर ब्लॉक की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो वो वेज को तोड़ के आगे निकलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और वेज की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो वो ब्लॉक से आगे निकल जाएगा, तो वेज बॉक्स नीचे गिर वेज और जाएगा। ब्लॉक का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों साथ में, तो इन दोनों की वेलोसिटी, पहली बात तो ये सेम होगी, है ना? तो इसका मतलब है कि फिर से, अच्छा, मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर्व्ड है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या दोनों में? सर सिर्फ हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल, होगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वर्टिकल में तो mg है, mg इज एन एक्सटर्नल फोर्स। हम्म, तो इस केस में अपन क्या कहेंगे? इस केस में हम कहेंगे कि 1 into 10 प्लस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, 1 into 10 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई v प्लस 1 into v, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। समझ गए क्यों? क्योंकि वेज विल आल्सो बी गोइंग विद v एंड द ब्लॉक इज आल्सो गोइंग विद v इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। तो ये वेज की वेलोसिटी आ गई, ब्लॉक की भी वेलोसिटी आ गई। अब हाइट निकालना है, तो अब हाइट निकालना है तो फिर से क्या करूं? सेकंड इक्वेशन कौन सी लगाऊं? हाइट कैसे निकालूंगा? इक्वेशन ऑफ मोशन से हाइट नहीं निकलेगी, बिकॉज देयर इज नॉट ओनली जी व्हिच इज एक्टिंग, यहाँ पर n का भी इफेक्ट है। तो फिर से यस दूसरा सर। रेस्क्यू के लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है? तो एनर्जी का कंजर्वेशन। और एनर्जी का कंजर्वेशन आप लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? एनर्जी के कंजर्वेशन में इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, दैट इज हाफ into 1 into 10 का स्क्वायर is equal to half into mass of the block multiplied by block का velocity which is 2 का square plus of half into, कहाँ गया, mass of the wedge into velocity which is 2 का square. Did you understand? सर Plus, इसमें हाँ mgh भी तो होगी। बिल्कुल, plus 1, mass 1 है ना, into 10 which is g into h. ठीक है, यहां से हाइट निकल आएगा। यस सर। ये हाइट निकाल के देखो तो कितना आता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इसी पे बेस करना है। सर 4 मीटर। ठीक है, इरेज कर दूं? यस सर। ठीक, अब सुनो, अब इसी का वर्जन नंबर नेक्स्ट, obviously it has been taken from SC Verma only, but the data of mine and SC Verma will be different, but क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वहीं से लिया गया है। देखिए, अब आपसे बोला जा रहा है कि यही वेज जो अभी बनाया था, वही सिस्टम, वही सीन, थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये वेज ऐसे, ठीक भाई, यहां से वही ब्लॉक 1 किलोग्राम का मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, वेज का मास 4 किलोग्राम, ठीक है, वेज का मास 4 किलोग्राम। अब वेज की हाइट मैंने 2 मीटर रखा है, अब क्या होगा ध्रुव? प्रोजेक्टाइल हो सकता है। बहुत बढ़िया, प्रोजेक्टाइल ही होगा। मतलब यहां से ये ब्लॉक जब यहां पहुंचेगा तो ये तो 4 मीटर तक जा सकता है, बट वेज की हाइट ही 2 मीटर है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद, अच्छा, इस पॉइंट पे अब जब ये पहुंचेगा तो इसके पास वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी और इस स्टैंड पे एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी, तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा, है ना? अब एक बात ये भी है कि जिस इंस्टेंट पे इट विल लीव द वेज, उस इंस्टेंट पे एक बात तो ऑब्वियस है कि द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज वेल एज द वेज विल बी सेम। सोच के देखो, हॉरिजॉन्टल हाँ सेम होगी। सेम होगी। तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह अगर जाएगा तो ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यस सर। है ना?
the time of flight in which it will cover, this block will cover horizontal range, in the same time this wedge will also cover the same distance in the horizontal direction, because block और wedge दोनों की horizontal velocity same है. Yes sir. पक्की बात. इसका मतलब क्या आपको नहीं लगता कि block will again land on the wedge after some time? सोच के देखो. हाँ हाँ हाँ. फिर से इसी पे आगे गिरेगा. तो आपको बस यही सवाल पूछा गया कि wedge कितना डिस्टेंस चल चुका होगा when the block will finally land on this मतलब प्रोजेक्टाइल wedge. की रेंज. Of course projectile की रेंज. प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालने के लिए आई नीड टू थिंग्स, वन इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अनदर वन इज वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक. तभी आप रेंज निकाल पाओगे. ठीक है, बस यही खेल है क्वेश्चन का. कोशिश करोगे? यस सर. थोड़ा डरावना सा है, करूंगा. नहीं, इतना डरावना नहीं है. हॉरिजॉन्टल में तो आपको आराम से पता है कि हॉरिजॉन्टल में तो यू नीड टू कंजर्व द मोमेंटम. तो हॉरिजॉन्टल में तो इसका रिजल्ट वही आएगा जो पहले सर आया आप था. नहीं एक बार हॉरिजॉन्टल, बता दो, फिर मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा. चलो मैं बता देता हूँ. हॉरिजॉन्टल में तो एक बात तो क्लियर है ना कि व्हेन इट इज लीविंग दिस वेज, तो वेज और इसकी दोनों की वेलोसिटी विल बी सेम, राइट? तो ब्लॉक की वेलोसिटी एट द मोमेंट इट लीव्स द वेज, वो जितनी होगी वो उतनी ही रह जाएगी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर विल बी नो चेंज, राइट? तो इसका मतलब है वो तो वही है जो अभी आपने निकाला था ना, वो वही है. मतलब 1 into 10 इज इक्वल टू 4 into vx प्लस ऑफ 1 into vx. डिड यू अंडरस्टैंड? ये भी तुमने जो करा है वही है ये. ठीक है सर. तो vx इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड. इसको इस बात से थोड़ी फर्क पड़ेगा कि कितनी हाइट नहीं. बट लास्ट वाले क्वेश्चन में vy वहां पर जीरो हो गया था बिकॉज वो मैक्सिमम हाइट थी. बट यहाँ जब इट इज लिविंग दिस तो vy जीरो नहीं है, तो हमें बस यहाँ पर vy निकालना है. अब तो vy एनर्जी हम कैसे कंजर्वेशन में mgh हम अपनी तरफ से डाल देंगे, h उसमें 2 मीटर, बाकी सब सेम. mgh डालेंगे क्यों अपनी तरफ से? ये तो हमें गिवन ही है 2 मीटर. तो द मोमेंट इट इज लिविंग, उस वक्त की जो एनर्जी है और द मोमेंट व्हेन इट स्टार्टेड, उस टाइम की जो एनर्जी है, उन दोनों को इक्वेट करेंगे. ठीक है, तो मैं ये जरा सा इधर नीचे लिख देता हूँ. मैं नहीं चाहता भी दूसरे स्लाइड पे, इसी पे लिख देते हैं. तो इस पे अगर हम लिखेंगे तो देखिए, पहली एनर्जी हाफ इंटू 1 इंटू 10 का स्क्वायर, एंड दिस इज ओनली एनर्जी दैट वी आर हैविंग राइट नाउ. उसके बाद यस सर. हाफ इंटू वेज की एनर्जी 4 इंटू 2 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेज. आई यस होप सर. आपको समझ में आ रहा हो. मास ऑफ द वेज यस इज सर. 4 एंड वेलोसिटी इज 2. हाफ इंटू इसी 1 तरह से इंटू 2 ब्लॉक का हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी नहीं आया. यस सर, प्लस समझ इसी गया. ब्लॉक का वर्टिकल वेलोसिटी के कारण भी काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू वी वाई का स्क्वायर, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विच इज m इंटू g इंटू h, दैट इज 1 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू 2. अच्छा, vy का स्क्वायर भी आया इसमें. vy का स्क्वायर भी आएगा क्योंकि यहाँ पर नेट एनर्जी आप लिख रहे हैं. या तो आपको नेट एनर्जी के लिए नेट वेलोसिटी पता हो तो नेट काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, या आपको दो कंपोनेंट पता है तो आप दोनों कंपोनेंट की काइनेटिक एनर्जी का सम लेंगे. यस सर. तो आपको यहाँ से vy पता चल जाएगा. जो भी vy निकल आएगा. vy निकल आएगा, तो vy अगर निकल आएगा तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता ही है. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ. 2u sin थीटा बाई g होता है ना, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ vy डिवाइडेड बाई g. दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट. यस सर. तो डिस्टेंस ऑफ वेज कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ वेज भाई इतने ही टाइम के बाद तो वो गिरेगा, तो डिस्टेंस ऑफ वेज, वेज की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम ऑफ फ्लाइट. दिस विल बी योर आंसर. डिस्टेंस. हाँ जी. समझ गए? यस सर. वेस्ट तो सर 2 मीटर से चल रहा है ना सीधा. हाँ, वेज तो 2 मीटर पर सेकंड, मतलब वही 2 मीटर पर सेकंड यहाँ रख दो और जो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकलेगा वो रख दो. यस सर, समझ गया. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. ठीक है, अब देखिए इरेज कर रहा हूँ ध्रुव. कर दो सर. ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम. मुझे उम्मीद है कि तुम सीख जाओगे जो नेक्स्ट वैरायटी में डिस्कस करने वाला हूँ. अच्छी वैरायटी, अच्छा सवाल. अगेन फॉर्मेट टेकन फ्रॉम वर्मा जी. क्वेश्चन का टाइप अलग हो सकता है बट फॉर्मेट वैसा ही कुछ है. देखो, अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसे में दे रहा हूँ, अब बस वही वेज वाले प्रॉब्लम, इसका टिपिकल लेवल
क्या आपसे बोला गया कि साहब यहाँ से एक ब्लॉक है, इसको हमने रिलीज कर दिया, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, इस ब्लॉक का भी कुछ मास मान लेते हैं, इसका भी कुछ मास मान लेते हैं, स्मॉल एम या कैपिटल एम, ठीक है, और ये कुछ एंगल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे सर, 37 मान लो, और ये ऐसा कुछ है, ये सिस्टम है। आपसे बोला कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा, इस वाले ब्लॉक जब यहाँ पर पहुंचेगा, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड द वेज। क्लियर है? फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड द वेज व्हेन ब्लॉक हैज रीच्ड हियर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर चीजों को समझना, देखो सर, जब ब्लॉक वर्टिकली आ रहा था ना, वर्टिकल आके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चला गया था, तो हमें कोई इशू नहीं थी, हमारे कोई मसला ये नहीं था, हम ये कह रहे थे कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्लॉक कुछ मतलब एक ऐसे पाथ के अलॉन्ग चल रहा है जिसमें हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। देखो अच्छे से, है ना? सर। अब एक बात समझिए, बहुत अच्छे से ध्यान से एक चीज समझिएगा कि जिस इंस्टेंट पे ये ब्लॉक को ये सरफेस से दूर होगा, मतलब ये लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, उस इंस्टेंट पे जो आपका वेज है वो राइट की तरफ जा रहा होगा, और राइट की तरफ जा रहा होगा कुछ वेलोसिटी से, मान लीजिए v वेलोसिटी से, और ये ब्लॉक इस सरफेस को यहाँ पर हिट करेगा विद सम वेलोसिटी, लेट दैट बी v1। ठीक है, अब अगर मुझसे कोई बोल दे कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे, पहली बात बहुत अच्छे से समझिए, ग्राउंड पे, तो याद रखिए कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड पे हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा। ठीक है, ब्लॉक आगे, वेज आगे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे ब्लॉक अगर ऐसे है, तो जब ग्राउंड मतलब आगे आप जाएंगे, वेज आगे गया, तो ये कुछ ऐसे आएगा, मतलब हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो। यस सर, पक्का? वेलोसिटी चेंज होगी ना सर इसकी, नीचे आता रहेगा तो। हाँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, और हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये डायरेक्शन नहीं, ग्राउंड के मैग्नीट्यूड रेस्पेक्ट, चेंज होगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होगी ना, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी इज द resultant velocity would be the sum of horizontal and vertical velocity. यस सर। तो जब रिजल्टेंट वेलोसिटी चेंज होगी तो जाहिर है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा, हाँ जी, वेक्टर का सम। यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आप इस बात को समझिए, ऐसे क्वेश्चन में हम ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बस एक बात समझना कि ऐसे क्वेश्चन में मतलब आप ऐसे क्वेश्चन को ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व नहीं करना, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं करना। आप क्या करना, आप इस तरह के क्वेश्चन में वेज पे बैठ के सॉल्व करो। मतलब आप ऐसे अज्यूम करो कि ये जो ब्लॉक की वेलोसिटी है, जब ये रिलीज मतलब यहाँ पे पहुंचा है, तो ये जो v1 है, दिस इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बट विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। आप मान लीजिए इस वेलोसिटी को, इससे क्या फायदा होगा सर, मैं बताता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपका जो वेज है वो इधर जा रहा है इस इंस्टेंट पर, और आपका जो ब्लॉक है वो नीचे गया। बोलना पड़ेगा ध्रुव भाई, ये v और ये v1 पक्का? यस सर, u1। इन दोनों के बीच का ये एंगल जो है, अगर ये एंगल देखो, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, तो इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल 37 होगा क्या, देखो तो। पक्की बात? यस सर। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये वाला एंगल 37 है, तो इस v1 का कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पर लूं, v1 का कंपोनेंट, तो ये कितना आएगा, v1 cos 37, मतलब 4/5 टाइम्स ऑफ v1। ठीक है, तो आप देखिए मोमेंटम का अगर मैं कंजर्वेशन करूंगा, मोमेंटम का कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मास ऑफ द वेज multiplied by the velocity of the wedge, agreed, is equal to, क्यों is equal to, क्योंकि इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में है, पार्टिकल इज रिलीज, इनिशियली होल सिस्टम इज एट रेस्ट। मैं लिख देता हूं, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। तो सर इसमें अभी इनिशियल ले रहे हैं, तो ये वेज भी तो रेस्ट पे ही है देखो ना? इनिशियल मोमेंटम जीरो, हाँ सिस्टम बोला ना। ठीक है, तो इनिशियल पूरा सिस्टम रेस्ट में। यस सर। अब फाइनल में क्या हो रहा है, फाइनल में वेज राइट की तरफ जा रहा है, मान लो राइट वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूं, मेरी इच्छा, या राइट वाले को नेगेटिव लूं, मेरी मर्जी, यस सर। जैसे आप करना चाहें। तो m एमवी। इंटू वी लिखेंगे प्लस ऑफ, यस सर। ठीक है, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ इस वाले के लिए आप लिखेंगे मास ऑफ दिस वैल्यू,
तो ये मास किसका लिखेंगे आप, मास ऑफ ब्लॉक, स्मॉल ठीक है, एम। इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। आपने जो वेलोसिटी ब्लॉक की ली है विद रिस्पेक्ट टू द वेज ली है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप क्या लिखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप ऐसा नहीं लिखेंगे क्या, v माइनस ऑफ 4/5 टाइम्स ऑफ v1, सोच के देखिए, यस सर। यही तो लिखेंगे, यस सर। क्लियर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि mv इज इक्वल टू m इंटू 4/5 v1 माइनस ऑफ v, ये तो एक इक्वेशन बनी। बट अननोन कितने ध्रुव भाई, 2 है इसमें, V1 और V। दो अननोन है फिर से, v1 और v। तो अब क्या करेंगे सर, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, एनर्जी। बहुत बढ़िया, एनर्जी का कंजर्वेशन। तो एनर्जी के कंजर्वेशन में देखिएगा ध्यान से, जब ये यहाँ पर है ब्लॉक, मान लो ये हाइट h मान लेते हैं, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं डेटा ले लूंगा अभी। तो ये मान लीजिए h हाइट है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, m इंटू जी इंटू एच, दिस इज योर इनिशियल एनर्जी, ठीक है। जब ब्लॉक चलेगा तो हाफ इंटू m इंटू वेलोसिटी ऑफ वेज का स्क्वायर, प्लस ऑफ हाफ इंटू m इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का स्क्वायर, ठीक है। बट वेलोसिटी जो ब्लॉक V की है वो cos किसके थीटा वाली। रिस्पेक्ट में है, अभी रुक जाइए, खेल खत्म नहीं हुआ। हम्म वेलोसिटी जो ब्लॉक की है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है या इसके रिस्पेक्ट में, वेज के, अभी तो हमने वेज के रिस्पेक्ट में ली थी। वेज के रिस्पेक्ट में ली है, तो इसका मतलब है v1 वेज के रिस्पेक्ट में, तो इट इज नॉट द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, अच्छा। राइट। बात समझ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे नेट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक with respect to the ground will be equal to velocity of block with respect to the wedge plus velocity of wedge with respect to the ground। यस सर। और सम कैसा लिया जाएगा, वेक्टर सम। तो कहोगे सर इससे पहले तो आप ये नहीं कर रहे थे, इससे पहले इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि दोनों वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में थी, अपोजिट थी। यहां पर अगर आप देखें, ये तो मैंने कंपोनेंट करके आपको दिखा दिया ना, बट जब आप नेट वेलोसिटी लिखेंगे तो नेट वेलोसिटी में ये ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वेज और ये वेज की वेलोसिटी है। तो जब आप नेट लिखेंगे तो इन दोनों का वेक्टर सम लिखेंगे। तो वेक्टर सम के लिए या तो आप इसको रिजॉल्व करके वेक्टर सम निकालो, या आप इसको वेक्टर फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला। समझ रहे हैं, तो यस आप सर। मैं दोनों तरीके से, मैं जो आपको अच्छा लगे वो लगा दीजिए। तो हाफ इंटू एम इंटू वेक्टर सम अगर आप लगाएंगे तो वेक्टर सम आप क्या लिखेंगे, तो वेक्टर सम आप लिखेंगे वेलोसिटी, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना आपको, ठीक है। तो v का स्क्वायर प्लस ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ v1 v इंटू कॉस थीटा, दो वेक्टर के टेल के बीच का एंगल, तो ये 180 माइनस 37 होगा, मानते हो। तो ये cos 180 माइनस ऑफ 37, cos 180 माइनस ऑफ 37, ठीक है, और यस इसका सर। होल स्क्वायर, ये हाँ तो दूसरी नेगेटिव इक्वेशन हो होगी। जाएगा -4/5 बस। ये दूसरी इक्वेशन होगी, although calculation will take time but this is how the equation will be formed। यस सर। नोट करो। सर हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेके सॉल्व क्यों नहीं कर पाते? इसलिए क्योंकि डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फॉर द ब्लॉक विल कंटिन्यू टू चेंज। क्यों चेंज होगी, क्योंकि अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे डायरेक्ट, अगर हम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माने तो हर इंस्टेंट पे उसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आएगा। और वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसका मतलब है ब्लॉक की नेट वेलोसिटी में चेंज आएगा। यस सर समझ गया। तो वैसे भी उसके वो डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन के साथ उसमें तो कंजर्व भी नहीं है, तो चेंज तो होगी। हाँ, तो आपको हर पॉइंट पे नेट निकालना पड़ेगा फिर तो फिर फंस जाओगे। तो विद रिस्पेक्ट टू वेज ले लिया, ठीक है सर समझ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। कर लिया सर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो, रेस्ट हम
नेक्स्ट डे करते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके, इसकी प्रैक्टिस